वहां तक पढ़ा था। आज हम गुप्ता पीरियड खत्म करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था कि सातवाहनों ने भारत में सबसे पहले सीसे और पोटीन के सिक्के चलाए थे। यहाँ पे देखिए, सीसे और पोटीन के सिक्के भारत में सबसे पहले किन्होंने चलाए थे? सातवाहनों ने चलाए थे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे सातवाहनों का सबसे फेमस क्या चीज़ था कि उन्होंने ही ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमि दान देना स्टार्ट किया था। इसका वर्णन हमको कहाँ मिलता है? जो सतकर्णी प्रथम है, इनकी पत्नी, यहाँ पे देखिए सतकर्णी प्रथम, इनकी पत्नी जो है नागनिका, इनका नाना घाट अभिलेख, इसी में ब्राह्मणों को पहली बार भूमि दान देने का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेदी वंश, चेदी वंश, इनका शासन कहाँ पे था? इनका शासन था कलिंग, उड़ीसा, वर्तमान में उड़ीसा, पहले इसको यहाँ पे कलिंग कहा जाता था। और इसका सबसे फेमस शासक कौन था चेदी वंश का? तो ये था खारवेल, सबसे महान राजा हुआ खारवेल। जैन धर्म को यहाँ पे संरक्षण दिया था, सबसे महान राजा यह जैन धर्म मानता था, हमने डिस्कस किया। इसका हाथी गुम्फा अभिलेख, बहुत ध्यान दीजिएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है खारवेल का, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। क्यों? क्योंकि भारत का पहला अभिलेख है जिसमें नहरों और भारतवर्ष शब्द का जिक्र है। तो कलिंग में नहर किसने बनाया था? हमने ऊपर पढ़ा था कल के लेक्चर में, महापद्मनंद ने यहाँ पे कलिंग में नहर का निर्माण किया था। लोग अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, किसमें? अशोक में और महापद्मनंद में। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो महापद्मनंद है, इन्होंने ही कलिंग में यहाँ पे नहर खुदवाया था। यहाँ पे देखिए ये, हाँ, इसकी उपाधि एक गाँठ थी, सर्व शतकांतक भी था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से इसका प्रमाण मिलता है, किसका? कि कलिंग में नहर बनवाया था। किसने? महापद्मनंद ने, नंद वंश के। तो ये आपको पता होना चाहिए, अशोक पे टिक नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब विदेशी आक्रमण का ये सीक्वेंस कल हमने देखा था। सबसे पहले कौन आए थे? हिंद यवन, शक, पहलव, कुषाण। ऐसे आपको याद होना चाहिए, हिंद यवन सबसे पहले आए थे, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण। ये सभी विदेशी है ना, विदेशी आक्रमण, इनका सीक्वेंस है हिंद यवन, शक, पहलव, कुषाण। अब हिंद यवन में देखते हैं। हिंद यवन में भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किन्होंने चलवाए? वो थे हिंद यवन। कोई यहाँ पे स्वदेशी शासक नहीं था। हिंद यवन जो विदेशी आक्रांता थे, इन्होंने ही भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। सिक्कों पे क्या होता था? राजाओं का नाम होता था, चित्र होता था, तारीख लिखने की शुरुआत ये भी इन्हीं ने की, हिंद यवन नहीं। चित्र भी होता था ना, लोग जैसे 4 ऑप्शन आपको दे देगा कि सिक्कों में क्या होता था? राजा का नाम होता था, चित्र, तारीख। तो यहाँ पे हम चित्र को जनरली नहीं सोचते हैं कि चित्र भी बनाते होंगे, लेकिन चित्र भी यहाँ पे चित्र लिखने की भी स्टार्ट इन्हीं ने ही की थी, हिंद यवन नहीं। अब इनका सबसे फेमस शासक कौन था? मीनांडर, सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ मीनांडर। यहाँ पे देखिए मीनांडर, बौद्ध भिक्षु, नागसेन और मीनांडर के जो सवाल जवाब हैं, ये मिलिंद पन्हो किताब में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसको आपको याद रखना ही है कि सबसे प्रसिद्ध शासक जो हिंद यवन में हुआ वो था मीनांडर। बौद्ध भिक्षु, नागसेन और मीनांडर, इनके सवाल जवाब किस में है? मिलिंद पन्हो में। इसी के समय हेलेनिस्टिक आर्ट, इसी को बोलते हैं गांधार कला, गांधार कला भारत आई थी। किसके समय में आई थी? मीनांडर के समय। हेलेनिस्टिक आर्ट, या इसे ही बोलते हैं हम गांधार कला, तो ये भारत आई थी मीनांडर के समय। अब हिंद यवन हो गया। हिंद यवन के बाद शक, शकों में रुद्रदामन प्रथम, यहाँ पे देखिए रुद्रदामन प्रथम, इसका 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख भी आता है ना। जैसे ऊपर हमने देखा था कि नागनिका जो सातवाहन रानी थी, इसका नाना घाट अभिलेख हो गया। और गौतमीपुत्र सतकर्णी, इसकी मम्मी का था, सॉरी इसकी माँ का था, इनकी माँ का था नासिक अभिलेख। उसी तरह यहाँ पे आपको पता होना चाहिए रुद्रदामन प्रथम जूनागढ़ अभिलेख। खारवेल राजा था, इसका हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ऐसे ही ये सीक्वेंस में भी आ जाता है। तो रुद्रदामन प्रथम बहुत फेमस अभिलेख है, इसका जूनागढ़ अभिलेख। यहाँ पे देखिए रुद्रदामन प्रथम, इसका जूनागढ़ अभिलेख। ये क्यों फेमस है? क्योंकि यह संस्कृत का ये फर्स्ट और सबसे लंबा अभिलेख है। इसी से पता चलता है कि सुदर्शन झील, इसकी मरम्मत बिना बेगार लिए करवाई गई थी। मतलब सुदर्शन झील का जो मरम्मत करवाया था, उसमें यहाँ पे मरम्मत करने वालों को पेमेंट भी दिया गया था। हमने ऊपर पढ़ा था सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनके गवर्नर कौन थे? पुष्यगुप्त। तो पुष्यगुप्त ने निर्माण करवाया था सुदर्शन झील का। लेकिन इसकी मरम्मत आगे चल के और शासक करवाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मरम्मत करवाया गया रुद्रदामन प्रथम। इसका उल्लेख हमने देख लिया जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख क्यों फेमस है? क्योंकि संस्कृत का पहला और सबसे लंबा अभिलेख है। आगे बढ़ते हैं। विक्रम संवत, विक्रम संवत कब मनाया जाता है? मतलब कब से स्टार्ट हुआ विक्रम संवत? 58 ईसा पूर्व से, 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत का स्टार्ट माना जाता है। उज्जैन के राजा ने शकों को हराकर चलाया। ये भी आप पूछा जाता है ना कि किनको हराने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत स्टार्ट किया गया? तो शकों को, इंपॉर्टेंट है, शकों को हराने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत स्टार्ट किया गया 58 BC से। कहाँ के राजा थे? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का कहानी आपने सुना होगा, सिंहासन 32, बेताल 25, उसमें जिस राजा का उल्लेख होता है ना, वही है विक्रमादित्य। आगे बढ़ते हैं। पहलव को ही बोलते हैं पार्थियंस। तो गोंडोफनीज इनका सबसे फेमस राजा हुआ। यहाँ पे देखिए गोंडोफनीज इसका सबसे फेमस राजा। इसी के समय
सेंट थॉमस, पहला ईसाई मिशनरी भारत आया। तो पहला ईसाई मिशनरी सेंट थॉमस के नेतृत्व में भारत आया। किसके समय में? गोंडो फनीज। गोंडो फनीज कैसे शासक था? ये पहलव शासक थे। गोंडो फनीज इन्हीं के समय आए थे सेंट थॉमस। आगे बढ़ते हैं। कुषाण वंश। कुषाण वंश का तो पता ही होगा सबको। इसके संस्थापक हैं कुजुल कड़फिसेस। ये संस्थापक इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे कनिष्क जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुषाण वंश इनके संस्थापक हो गए कुजुल कड़फिसेस। भीम कड़फिसेस कौन है? इसने भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। देखिए, भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये कुषाण वंश आपको टिक करना है। लेकिन यहाँ पे कनिष्क पे टिक करते हैं, लेकिन नहीं है कनिष्क। कनिष्क नहीं है, विम कड़फिसेस, ये नाम आपको याद रखना है। विम कड़फिसेस है, इन्होंने ही भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। सिक्कों पे क्या होता था? सिक्कों पे शिव, नंदी, त्रिशूल इनके चित्र होते थे। विम कड़फिसेस भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किन्होंने चलवाए? कुषाण वंशी शासकों ने चलवाए। उनमें भी किसने? विम कड़फिसेस ने। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क, सबसे महान कुषाण शासक हुआ कनिष्क। इसी के समय बौद्ध संगीति, चौथा बौद्ध संगीति, परसों हमने देखा था RVP के, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए मैं इसको बार बार बोलता हूँ। राजगृह में पहला हुआ था, सेकंड वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। किसके समय हुआ था? इस समय शासक थे आपके कनिष्क। ठीक है। शक संवत 78 ईस्वी। देखिए, विक्रम संवत कब था? ये 58 BC में था। किसको हराने के उपलक्ष्य में था? ये शकों को हराने के उपलक्ष्य में राजा विक्रमादित्य ने, जो उज्जैन के राजा थे, इन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन शक संवत जो है ये आपका 78 ईस्वी, 78 ईस्वी में ये स्टार्ट हुआ शक संवत। और किसके राज्याभिषेक पे? कनिष्क के राज्याभिषेक पे। ये भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। रेशम मार्ग पर भी अधिकार था किसका? कनिष्क का। अब कनिष्क का इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनके दरबार के विद्वान बहुत आता है ना, इनके दरबार के विद्वान अश्वघोष इनकी रचना थी बुद्धचरित। नागार्जुन, इनका माध्यमिक सूत्र और शून्यवाद के जनक इन्हें कहा जाता है। माध्यमिक सूत्र इनकी रचना है। ठीक है। नागार्जुन को ही यहाँ पे प्राचीन भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है नागार्जुन को, तो आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे प्रयोगशाला में बहुत काम करते थे नागार्जुन, तो नागार्जुन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किनके दरबार में थे? कनिष्क के। अगला चरक जो है, चरक संहिता के रचनाकार हैं, राजवेद थे कनिष्क के। वसुमित्र भी इन्हीं के समय थे। इन्हीं के समय बुद्ध की पहली मूर्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के समय बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला में बुद्ध की पहली मूर्ति लाल बलुआ पत्थर में किनके समय में बनी? कनिष्क के समय में बनी। कनिष्क की सिर कटी मूर्ति भी मथुरा से ही मिली है। तो कौन से राजा की सिर कटी हुई मूर्ति मिली है हमको? कनिष्क की सिर कटी हुई मूर्ति मिली है। कनिष्क कौन से वंश के हैं? ये कुषाण वंश के हैं। कुषाणों ने ही सबसे शुद्ध सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले चलवाए। ठीक है। अब आते हैं हम संगम काल पे। संगम काल कहाँ पे था? जैसे हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो ये जो नीचे का पोर्शन है, यहाँ पे चोल चेर पांड्य इनका शासन था। तो इन्हीं के समय में हुआ था आपका संगम साहित्य इन्हीं के समय में रचा गया था। अब देखते हैं डिटेल में संगम साहित्य। तो ये संगम साहित्य नाम से ही पूछता है ना, संगम साहित्य में कौन सी बुक किस लिए फेमस थी? ये जमाने के लिए भी आ जाता है और मतलब ये सिंपल एक चीज़ों में ही क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। जैसे तोलक्कापियम क्या था? तोलक्कापियम जो था ये तमिल व्याकरण की सबसे पुरानी किताब है। सीक्वेंस में जमाने के लिए आ जाए, चाहे पूछे आपसे कि तमिल व्याकरण की सबसे पुरानी किताब कौन सी है, तो ये तोलक्कापियम, ये भी संगम साहित्य है एक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिलप्पादिकारकम ये क्या है? ये तमिल साहित्य का महाकाव्य है। तमिल साहित्य का महाकाव्य, जैसे हम लोग उसका चंद्रवरदाई का पढ़ते हैं पृथ्वीराज रासो, ये हिंदी में इसको माना जाता है कि महाकाव्य है। उसी तरह यहाँ पे तमिल साहित्य का महाकाव्य माना जाता है सिलप्पादिकारकम। आपको पता होना चाहिए तोलक्कापियम सिलप्पादिकारकम, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। पीएम दिकारकम ऐसे से। ठीक है। तोलक्कापियम ये तमिल व्याकरण की सबसे पुरानी किताब है। सिलप्पादिकारकम ये तमिल साहित्य का महाकाव्य है। लेखक इसके कौन थे? बहुत बार पूछ चुका है ना। लेखक इसके थे इलांगो अडिगल। यहाँ पे देखिए इलांगो अडिगल, ये किसके लेखक थे? ये सिलप्पादिकारकम के लेखक थे। सिलप्पादिकारकम क्या है? तमिल साहित्य का महाकाव्य। तोलक्कापियम क्या है? तमिल व्याकरण की सबसे पुरानी किताब। आगे बढ़ते हैं। चेक वंश का जो प्रतीक चिन्ह है ये था आपका धनुष। यहाँ पे देखिए चेक वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष। राजा सेनगुट्टवन, इन्हें ही बोला जाता है लाल चेक। इन्होंने पत्नी पूजा स्टार्ट की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि कौन से राजा थे जिन्होंने पत्नी पूजा स्टार्ट की थी, तो ये थे राजा सेनगुट्टवन, इन्हें ही कहा जाता है लाल चेक। सेनगुट्टवन राजा थे, इन्होंने ही पत्नी पूजा यहाँ पे स्टार्ट की थी। कौन से वंश के थे? ये चेक वंश के थे। आगे बढ़ते हैं। चोल वंश का जो प्रतीक चिन्ह है ये बाघ है आपका। चेक वंश का क्या था?
था, धनुष हमने देखा। उसी तरह चोल वंश का प्रतीक चिन्ह था, ये था बाघ। राजा कागिकाल ने कावेरी नदी पे कल्लनई बांध बनाया, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजा जो इनके कागिकाल थे, कागिकाल यहाँ पे देखिए नाम, उन्होंने कावेरी नदी पे कल्लनई बांध बनवाया था। कौन से वंश के थे ये? चोल वंश के थे। आगे बढ़ते हैं पांड्य वंश। पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली। यहाँ पे देखिए चेक वंश का क्या था? चेक वंश का धनुष था, चोल वंश का बाघ था, पांड्य वंश का यहाँ पे हो जाता है मछली। इनकी राजधानी थी मदुरै। यहीं पे संगम या सम्मेलन हुए थे। संगम काल जो हम पढ़ते हैं तो उनका सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ये होता था आपका मदुरै में। मदुरै क्या था? मदुरै ये राजधानी थी किनकी? पांड्य वंश की। पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह क्या है? मछली। ठीक है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि यहाँ मोतियों का बहुत व्यापार होता था और एक महिला का शासन था। तो मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में और क्या क्या चीज़ लिखा है हमने देखा था। उन्होंने लिखा है कि भारत को 7 वर्गों में यहाँ का समाज बंटा हुआ था। दास प्रथा यहाँ पे नहीं थी, अकाल यहाँ पे नहीं पड़ता था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में लिखा है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि जो ये पांड्य वंश है, पांड्य वंश की राजधानी मदुरै, यहाँ पे मोतियों का बहुत व्यापार होता था और एक महिला का शासन था। ये हमको देखने को मिल गया मेगास्थनीज की बुक में। आगे अब बढ़ते हैं गुप्ता पीरियड में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे गुप्ता पीरियड से। ठीक है, तो गुप्ता पीरियड, इसके संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त और घटोत्कच, ये दोनों ही संस्थापक थे, लेकिन स्वतंत्र नहीं थे। इन्होंने केवल महाराज की उपाधि धारण की थी। ध्यान देने वाला फैक्ट है कि श्रीगुप्त और घटोत्कच को इन्हों माना जाता है कि संस्थापक हैं, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं थे। इन्होंने केवल महाराज की उपाधि ली थी। लेकिन वहीं चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, इनका काल भी इंपॉर्टेंट है, 319 से 350 ईस्वी। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है चंद्रगुप्त मौर्य में और चंद्रगुप्त प्रथम में। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के थे, वो उनका शासन BCE में था। इनका जो है AD में है। ठीक है, 319 से 350 ईस्वी में है इनका शासन, चंद्रगुप्त प्रथम, और ये गुप्त वंश के हैं। ठीक है, इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। संस्थापक तो थे श्रीगुप्त को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके पहले सभी क्या थे? महाराज, यहाँ पे देखिए, लेकिन इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और भारत में पहली बार राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है? इनके पुत्र को। देखिए लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी, इसे शादी कौन किया? चंद्रगुप्त फर्स्ट इसे शादी किया। तो दौहित्र मतलब इनका पुत्र कौन हुआ? लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है समुद्रगुप्त को। बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत बार पूछता है व्यापम SSC, इसका फेवरेट टॉपिक है ये। ठीक है, तो लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है आपके समुद्रगुप्त को। लेकिन लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और शादी करने के उपलक्ष्य में यहाँ पे क्या हुआ? राजा रानी टाइप के यहाँ पे सिक्के चलवाए चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। आगे बढ़ते हैं। राज्याभिषेक के समय 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत चलवाए। देखिए संवत का ये तीसरा वाला फैक्ट है। हमने क्या क्या देखा? 58 BC में क्या चलाया था? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों को हराने के उपलक्ष्य में यहाँ पे चलाया था विक्रम संवत। वहीं पे 78 AD में कनिष्क ने क्या चलाया? कनिष्क ने चलाया यहाँ पे शक संवत, जो भारत का यहाँ पे आधिकारिक कैलेंडर माना जाता है। शक संवत क्यों चलाया? क्योंकि कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 319-20 AD, इसमें यहाँ पे चलाया गया गुप्त संवत। गुप्त संवत किस लिए? क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम का यहाँ पे राज्याभिषेक हुआ था। ये तीनों हमने इस लेक्चर में देखा। अब देखते हैं समुद्रगुप्त। सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से आते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रयाग प्रशस्ति, इसका जो दरबारी कवि था हरिसेन, इसने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति, ये तो सभी को पता है। अब प्रयाग प्रशस्ति की शैली देखिए, संस्कृत में चंपू शैली, गद्य और पद्य दोनों में, मतलब 2 लाइन गद्य 4 लाइन पद्य या 4 लाइन गद्य फिर 2 लाइन पद्य, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये होता है आपका चंपू शैली बोलते हैं इसको। चंपू शैली में लिखा गया है आपका प्रयाग प्रशस्ति। किसने लिखा? हरिसेन ने। किसके दरबार में थे वो? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? इसे ही लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। ठीक, इसी प्रशस्ति की 7वीं और 8वीं लाइन में इनके विजय अभियानों का जिक्र है। कई बार पूछा है ना, लाइन भी पूछा है। 7वीं और 8वीं लाइन में इनके विजय अभियानों का जिक्र है। किसके? प्रयाग प्रशस्ति के 7वीं और 8वीं लाइन में। आर्यावर्त के 9 और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को यहाँ पे हराया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। भारत का नेपोलियन भी इन्हें कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नीति, दक्षिण के राजाओं के लिए इसने मोक्ष ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, मतलब लड़ाई करके उसके राज्य को पहले ग्रहण किया जाता था, मतलब शामिल किया। ठीक, ग्रहण फिर मोक्ष, उनको दान दे दिया, मतलब उनको मोक्ष कर दिया, फिर अनुग्रह, उनको अपने अनुग्रह में उनको शासन करने दिया। महाराजाधिराज बन गए, उन लोग को राजा रहने दिए। तो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, इसकी नीति किसने अपनाई थी? समुद्रगुप्त ने अपनाई थी। मतलब जीतना, छोड़ना और कृपा करना, वही हमने डिस्कस किया। उपाधियाँ देखिए,
देखिए उपाधियाँ हमने ऊपर देखा था, लिच्छवी दोहित्र, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, लिच्छवी दोहित्र। उसी तरह सेम इंपॉर्टेंट है आपका कविराज, कविराज अश्वमेध पराक्रम, अश्वमेध पराक्रम हो गया, कविराज हो गया, लिच्छवी दोहित्र और विक्रमांक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी उपाधियाँ समुद्रगुप्त से। इसको आपको मतलब टिप में होना चाहिए आपके। कौन कौन सा उपाधि है इसका? लिच्छवी दोहित्र, कविराज, अश्वमेध पराक्रम और विक्रमांक, ये सभी उपाधि हैं समुद्रगुप्त की। एक बार और पढ़ते हैं, लिच्छवी दोहित्र, कविराज, अश्वमेध पराक्रम और विक्रमांक, ये उपाधियां हैं समुद्रगुप्त की, एकदम आपको याद होने ही चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसके सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ये तो पता होगा सबको, लेकिन ये इसको रट ही लेना भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लिच्छवी दोहित्र, कविराज, अश्वमेध पराक्रम और विक्रमांक, इनके सिक्कों पर इन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अगला, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में मंदिर बनाने की अनुमति इसी से मांगी थी। जैसे पूछा जाता है ना कि चंद्रगुप्त प्रथम में, अशोक में, ऐसे कंफ्यूज होते हैं लोग, तो पता होना चाहिए कि समुद्रगुप्त के समय में जो श्रीलंका के राजा थे मेघवर्मन, इन्होंने बोध गया में मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। बोध गया में किसकी अनुमति मांगी थी? तो लोग स्तूप यहाँ पे टिक कर देते हैं, विहार टिक कर देते हैं, तो नहीं, मंदिर बनवाने की यहाँ पे अनुमति दी थी समुद्रगुप्त ने बोध गया में। बोध गया में मंदिर बनवाने की अनुमति किसको दी थी? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को। किसने दी थी? समुद्रगुप्त ने दी थी। भानुगुप्त का जो एगण अभिलेख है उसमें इसकी पत्नी का नाम दत्त देवी मिलता है। देखिए एगण अभिलेख जो है उसमें समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम हमको दत्त देवी देखने को मिलता है। अब आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य में वो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे ना, जो 58 BC में विक्रम संवत चलाया गया था तब। ये हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ये गुप्त वंश के हैं। शकों का अंत, अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को मारकर सकारी, सकारी मतलब शकों का शत्रु, इसकी उपाधि किसने धारण की थी? तो ये चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने धारण की थी। सकारी उपाधि चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने धारण की थी आपकी सकारी की उपाधि, और शकों का अंत भी इन्होंने ही किया था रुद्र सिंह तृतीय को मारकर। ठीक है, अब इसके लिए इन्होंने वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से अपनी बेटी प्रभावती की शादी की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट PCS में ये बहुत बार पूछा जाता है, नेशनल लेवल में भी पूछा जाता है कि रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक राजा, उससे संबंध किसने स्थापित किए थे? तो ये स्थापित किया था आपका चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने। ठीक है, अपनी बेटी प्रभावती की शादी करवा के। आगे बढ़ते हैं, सिक्के। शकों को हराने की खुशी में गुप्त काल में पहली बार चांदी के सिक्के, जिन्हें कहा जाता था रुपयक, यहाँ पे देखिए चांदी के सिक्के जिन्हें कहा जाता था रुपयक, तो ये चलाए गए थे किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में। किस लिए चलाए गए थे? शकों को हराने की खुशी में। अगला है राजधानी। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र पहली राजधानी, और दूसरी राजधानी उज्जैन सांस्कृतिक राजधानी, ये भी बनाई इन्होंने। ठीक है, राजधानी इन्होंने सबसे पहला क्या बनाया अपना? पाटलिपुत्र में। सेकंड बनाया उज्जैन, जिसे इन्होंने अपनी सांस्कृतिक राजधानी बनाई। इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। अब कौन कौन से विदेशी यात्री यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या है? पहला है लिच्छवी दोहित्र, कविराज, ये समुद्रगुप्त का ना, अश्वमेध पराक्रम और विक्रमांक। उसी तरह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य में ये विदेशी यात्री जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चीनी यात्री फाहयान जो हैं 399 से 414 ईस्वी के बीच में आए थे, ये मतलब इनका काल था, इसी के समय आए थे। किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? फो क्यो की। जैसे आपका वेनसांग है, उनकी पुस्तक है सी यू की। उसी तरह जो वेनसांग किसके समय में आए थे? वो हर्षवर्धन के समय में आए थे। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं ना लोग, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो फाहयान है ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आए थे। इनकी पुस्तक का नाम है फो क्यो की। फ से फाहयान, फ से फो क्यों की, तो ये याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, नवरत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्न, ये तो आपको मतलब इसको याद कर ही लो, पूछता ही है मेंस, यदि आप दोगे तो उसमें पूछता है। आपको 9 के 9 याद होने चाहिए। पहला कालिदास, धन्वंतरी इनके चिकित्सक थे। वराहमिहिर, खगोल शास्त्री, मैथ्स में भी आता है ये। अमर सिंह, छपणक, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर और वररुचि। इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद ये रटना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महागौली का लौह स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट है। महागौली का लौह स्तंभ जो है ये इन्हीं के समय का है। इस पर चंद्र नाम लिखा है, इसी वजह से लोग यहाँ पे ऐसा इतिहासकार लोग बोलते हैं कि चंद्र जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो इन्हीं के लिए बनाया गया होगा, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। इसके पूर्णतः साक्ष्य अभी तक मिले नहीं हैं। तो महागौली का जो लौह स्तंभ है जो दिल्ली में रखा गया है, उस पर क्या लिखा है? चंद्र नाम लिखा है, और आज तक जंग नहीं है। लेकिन मतलब ये चीज़ श्योर है कि ये गुप्तकालीन है। ठीक है, ये लौह स्तंभ जो है ये गुप्तकालीन है। आगे कुमारगुप्त प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल के सबसे ज़्यादा अभिलेख इसी के मिले हैं। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा अभिलेख किसके मिले हैं? कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा अभिलेख किसके मिले हैं? कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं। आगे बढ़ते हैं,
नालंदा विश्वविद्यालय। इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इसे महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। पता होना चाहिए आपको, महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है। अब कुमारगुप्त प्रथम जो हैं, इन्हीं के सिक्कों पे गरुड़ की जगह मयूर मोर का चित्र मिलता है, और यह कार्तिकेय का भक्त था। कौन? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों में गरुड़ की जगह मयूर मोर का चित्र मिलता है। देखिए, शकों को हराने के उपलक्ष्य में रुपया चांदी के सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने, लेकिन सिक्कों पर गरुड़ की जगह मयूर का चित्र किसके सिक्कों पे है? कुमारगुप्त प्रथम के। और ये किसके भक्त थे? ये कार्तिकेय के भक्त थे। आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण हुआ था। देखिए यहाँ पे मध्य एशिया की बर्बर जनजाति। हूण क्या है? मध्य एशिया की बर्बर जनजाति। जैसे यहाँ पे अभी वर्तमान में जहाँ कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब है मध्य एशिया, तो वहाँ की जो बर्बर जनजाति थी उसे ही कहा जाता था हूण। तो उनका आक्रमण हुआ था किसके समय में? स्कंदगुप्त के समय में, और इसने उन्हें बुरी तरह यहाँ पे हरा दिया था, उनको खदेड़ दिया था। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? भीतकी स्तंभ लेख, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था, ठीक है, और गौतमीपुत्र सतकर्णी की उनकी माँ का नासिक अभिलेख था, और खारवेल का था आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। उसी तरह आपको पता होना चाहिए जो स्कंदगुप्त हैं, इनका है भीतरी स्तंभ लेख। इससे हमको किसकी जानकारी मिलती है? हूणों के आक्रमण की जानकारी हमको मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से। हूणों को किसने हराया था? स्कंदगुप्त ने हराया था। जानकारी मिलती है भीतरी स्तंभ लेख। कहाँ पे है ये? गाजीपुर यूपी से आपका मिला है भीतरी स्तंभ लेख। इसने गिरनार के प्रशासक पर्णदत्त के बेटे चक्रपालित से सुदर्शन झील का फिर से जीर्णोद्धार करवाया। देखिए बार आएगा ना अभी सुदर्शन झील की स्थापना किसने की? पुष्यगुप्त ने। कौन था ये? चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था। उन्होंने गुजरात के गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। रुद्रदामन प्रथम जो था शक शासक, उसने फिर यहाँ पे इसका जीर्णोद्धार करवाया। उसके बाद यहाँ पे जो हूणों को हराने वाला स्कंदगुप्त, जिसकी जानकारी मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से, इसने इसके शासनकाल में गिरनार के जो प्रशासक थे पर्णदत्त, उसका बेटा चक्रपालित, उससे यहाँ पे सुदर्शन झील का फिर से जीर्णोद्धार करवाया। जैसे नाम पूछ देता है ना कि सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार में सुदर्शन झील से संबंधित कौन कौन से शासक हैं, ऐसे आपको पता होना चाहिए कौन कौन है। पुष्यगुप्त हो गया, रुद्रदामन प्रथम हो गया, और स्कंदगुप्त हो गया, चक्रपालित नाम आ गया तो वो भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। भानुगुप्त, गुप्त वंश के हमने एकर्ण अभिलेख के बारे में पढ़ा था, तो भानुगुप्त का ही है ये एकर्ण अभिलेख। कहाँ से मिला है? सागर एमपी। भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में सती प्रथा का पहला पुरातात्विक साक्ष्य है। सेनापति गोपराज की मौत पर उनकी पत्नी सती हुई थी, इसका उल्लेख हमको मिलता है किसमें? भानुगुप्त के एकर्ण अभिलेख में। भानुगुप्त का शासनकाल ये भी पूछता है ना, 510 ईस्वी एकर्ण अभिलेख। इससे जानकारी मिलती है कि भारत में सती प्रथा जो है प्रचलित थी। आगे गुप्त काल के प्रशासनिक और सांस्कृतिक फैक्ट को देखते हैं हम। तो देखिए सबसे पहला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम रट लीजिएगा। प्रशासनिक इकाइयाँ, देश को क्या बोलते थे उस समय? देश को बोलते थे गोपना। यहाँ पे देखिए देश को बोलते थे गोपना। देश सबसे बड़ा हो गया, सबसे ऊपर में। देश के बाद उससे छोटा हो गया भुक्ति या प्रांत, इसे ही बोलते थे हम लोग उपरिक। मतलब हम लोग नहीं, गुप्त काल के समय में देश को बोलते थे गोपना, भुक्ति या प्रांत इसे कहा जाता था उपरिक। विषय या जिला, विषय तो आपको पता होगा, विषय या जिला इसमें सॉरी देश में शासन करने वाले को बोलते थे ना, देश को नहीं बोलते थे। देश का जो शासक है इसको बोलते थे गोपना। भुक्ति या प्रांत इसके शासक को बोलते थे उपरिक। और विषय या जिला इसके शासक को बोलते थे विषयपति। और ग्राम का जो शासक था इसे बोलते थे हम लोग ग्रामिक। ठीक है, ग्राम के प्रशासक कौन हो गया? ग्रामिक हो गया। विषय या जिला के हो गए, मतलब जिला को ही विषय बोलते थे, तो यहाँ पे विषयपति का शासन था। भुक्ति प्रांत में उपरिक का शासन था, और देश में गोपना का। देश सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा हो जाएगा भुक्ति या प्रांत, उससे छोटा हो जाएगा विषय या विषयपति, उससे छोटा हो जाएगा गांव। तो शासन में भी सबसे ऊपर आ जाएगा गोपना, उसके बाद आ जाएगा उपरिक, उसके बाद आ जाएगा विषयपति, उसके बाद ग्रामिक। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, ये सीक्वेंस आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। आया भी है पहले भूमि। तो क्षेत्र किसको बोलते थे? खेती योग्य जो भूमि है उसे हम लोग बोलते थे क्षेत्र। क्षेत्र किसे बोलते थे? खेती योग्य भूमि को। वास करने मतलब रहने योग्य। वास जहाँ पे किया जा सकता था उसे कहते थे वास्तु। खेती जहाँ पे किया जा सकता था उसे बोलते थे क्षेत्र। चारागाह जहाँ पे पशुओं को चराया जाता था। खिल बंजर भूमि को कहा जाता था खिल। ठीक है। अपहत बोलते हैं जिसे, अपहत का हिंदी अर्थ होता है बिना जोता हुआ। तो जंगली भूमि जो है उसमें जोता नहीं जाता उसको, तो जंगली भूमि को
किसको बोलते थे? अपहृत। देखिए यहाँ पे किचकिच हो गया, वापस से देखते हैं। देश सबसे बड़ा, देश का शासक गोपना। देश से छोटा भुक्ति या प्रांत, उसका शासक उपरिक। उससे छोटा विषय या जिला, ठीक है, तो इसका शासक था विषयपति। उससे छोटा ग्राम, सबसे छोटा इसका शासक ग्रामिक। अब भूमि के प्रकार, क्षेत्र खेती करने योग्य भूमि क्षेत्र, वास करने योग्य भूमि वास्तु, पशुओं को चराने के लिए चारागाह। बंजर भूमि को कहा जाता था खिल। जंगली भूमि जिसे जोता नहीं जाता था उसे कहते थे अपहृत। बहुत इंपॉर्टेंट है बंजर भूमि और अपहृत ना, बंजर भूमि और अपहृत। इससे वन लाइनर भी डायरेक्ट पूछता है कि जंगली भूमि को क्या कहा जाता था गुप्त काल में, तो ये कहा जाता था अपहृत, ठीक है। बंजर भूमि को क्या कहा जाता था? खिल कहा जाता था बंजर भूमि को। अगला टैक्स, कौन कौन से टैक्स वहाँ पे प्रचलित थे? तो देखिए उद्रंग, यहाँ पे देखिए नाम अच्छे से, उद्रंग स्थायी किसानों पे, जो स्थायी किसान थे उस पे लगाया जाता था उद्रंग। और हिरण्य, हमने परसों के लेक्चर में देखा था कि हिरण्य ये लिया जाता था। सीता जो है राजकीय भूमि से होने वाली आय को बोलते थे। मौर्य प्रशासन में ना, मौर्य प्रशासन में हमने देखा था कि राजकीय भूमि से होने वाली आय को क्या बोलते थे? सीता। हिरण्य क्या बोलते थे? हिरण्य किसको बोलते थे? जो नगद के रूप में टैक्स लिया जाता था उसको हम लोग बोलते थे हिरण्य। तो उसी तरह गुप्त में भी हिरण्य जो है नगद के रूप में टैक्स लिया जाने वाले, नगद के रूप में लिया जाने वाला टैक्स को बोलते थे हिरण्य। उद्रंग क्या था? ये नया चीज है गुप्त का, ये स्थायी किसानों पे लगाया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मंदिर निर्माण कला का जन्म। भारत में मंदिर बनाने की कला गुप्त काल में ही शुरू हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन आ सकता है। भारत में मंदिर बनाने की कला किसके काल में शुरू हुई? तो ये आपका शुरू हुआ गुप्त काल में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, दशावतार मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। दशावतार मंदिर जो है यह भारत का पहला मंदिर है जिसमें शिखर बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देवगढ़ यूपी में है ये दशावतार मंदिर, भारत का पहला मंदिर है जिसमें शिखर अर्थात मंदिर के ऊपर में, ये जैसे मंदिर हो गया तो मंदिर के ऊपर में ऐसे कर्व टाइप बना रहता है नागर शैली में, और पिरामिड जैसा बना रहता है द्रविड़ शैली में, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं शिखर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भीतरगांव मंदिर कानपुर, यह पूरी तरह ईंटों से बना हुआ प्राचीन मंदिर है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये मंदिर कौन से काल के हैं, तो ये मंदिर हैं आपके गुप्त काल के, गुप्त काल से संबंधित मंदिर हैं। भारत में गुप्त काल में ही मंदिर बनाने की कला स्टार्ट हुई थी। भीतरगांव मंदिर कानपुर यूपी, यह पूरी तरह ईंटों से बना हुआ प्राचीन मंदिर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये गुप्ता पीरियड हम लोग का खत्म हुआ, वाकाटक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गुप्तों के समकालीन थे ना वाकाटक। कैसे गुप्तों के समकालीन थे? विवाह भी हुआ था, हमने देखा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य हैं उन्होंने अपनी बेटी का विवाह राजा रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक से कराया था, ठीक है, अपनी बेटी प्रभावती का विवाह। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो गुप्त हैं और वाकाटक हैं ये दोनों एक दूसरे के समकालीन हुए, शादी ब्याह का रिश्ता है दोनों में। अब आगे बढ़ते हैं। जब उत्तर में गुप्त थे दक्षिण में वाकाटक थे, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहेगा। जैसे मैप बन गया, ये इंडिया है मान लो, तो ऊपर में यहाँ पे गुप्ता हैं तो यहाँ पे आपके वाकाटक का शासन चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसका संस्थापक, बहुत क्वेश्चन आ चुका है इससे भी, तो वाकाटक वंश के जो संस्थापक हैं ये हैं आपके विंध्य शक्ति। प्रवरसेन प्रथम काफ़ी फेमस राजा हुए। वाकाटक वंश का एकमात्र राजा जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी, किसने? प्रवरसेन प्रथम ने। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ करवाया था। यज्ञ का भी हमने देखा था, पुष्यमित्र शुंग जो थे उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। उनके दरबार में कौन थे? पतंजलि थे उनके दरबार में, ठीक है। प्रवरसेन प्रथम, इसने ये कौन थे? ये वाकाटक वंश के थे। 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ इन्होंने करवाया था। अजंता की गुफाओं, खासकर गुफा 16, 17 और 19 का निर्माण वाकाटकों के संरक्षण में ही हुआ था। देखिए वाकाटक और गुप्त एक दूसरे के समकालीन हैं, तो यदि क्वेश्चन आए कि अजंता की गुफा 16, 17 और 19 इसका निर्माण गुप्तों के समय में हुआ था, तो ये भी सत्य है क्योंकि टाइम पीरियड तो सेम ही है ना। तो इनका जो निर्माण है ये संरक्षण किसके संरक्षण में हुआ था? ये वाकाटकों के संरक्षण में हुआ था। लेकिन टाइम पीरियड गुप्ता के टाइम पीरियड में भी हुआ था, वाकाटक के भी, क्योंकि दोनों का शासन उस समय चल रहा था, ठीक है, क्योंकि दोनों समकालीन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि गुफा संख्या 16, 17, 19 इनका निर्माण अजंता की गुफाओं का, खासकर 16, 17, 19 का इसका निर्माण वाकाटकों के संरक्षण में ही हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। गुप्तोत्तर का, उत्तर मतलब उसके बाद, गुप्तों के बाद कौन से वंश का शासन हुआ? तो ये है आपका वर्धन वंश। यहाँ पे देखिए वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश भी इसे कहा जाता है, ठीक है, पुष्यभूति वंश, लेकिन नाम के अंत में वर्धन लगा होता था इसीलिए वर्धन वंश भी इसको बोलते हैं, ठीक है। मेन वंश है इनका पुष्यभूति वंश। पहला शासक संस्थापक इसे कहा जाता है प्रभाकर वर्धन। संस्थापक थे कौन? प्रभाकर वर्धन। इसके 2 बेटे हुए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक बेटी थी राज्यश्री। यहाँ पे देखिए राज्यश्री इनकी बेटी थी, किनकी?
प्रभाकर वर्धन की। संस्थापक थे ये पुष्यभूति वंश के या वर्धन वंश के। 2 बेटे थे, कौन कौन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के समय आए थे आपके वेनसांग, आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। इनका शासनकाल भी इंपॉर्टेंट है, 606 से 647 ईस्वी, 606 से 647 ईस्वी तक शासन था हर्षवर्धन का। राजधानी, अपनी बहन को बचाने के बाद राजधानी इन्होंने थानेश्वर, थानेश्वर कहाँ है, वर्तमान हरियाणा में, वर्तमान हरियाणा से थानेश्वर से मतलब अपनी राजधानी जो है कन्नौज यूपी लाए थे हर्षवर्धन। इनकी उपाधियां कौन थी, कौन कौन सी थी, शिलादित्य इनकी उपाधि है, और सकल उत्तरपथनाथ, सकल इसका एक साथ हो गया सकलोत्तरपथनाथ। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, संपूर्ण उत्तरपथ का स्वामी सकल उत्तरपथनाथ, ऐसे मतलब मैंने विच्छेद करके याद करा है तो अच्छे से दिमाग में बैठता है। संपूर्ण उत्तर का स्वामी इनको कहा जाता था। ये 2 उपाधि हमने देख ली, शिलादित्य और सकल उत्तरपथनाथ। आगे बढ़ते हैं, वेनसांग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेनसांग चीनी यात्री थे, ठीक है। चीनी यात्री वेनसांग इन्हीं के समय भारत आए थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, CU की। वेनसांग ने नालंदा में शीलभद्र के अधीन पढ़ाई की। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है और बुक में जानकारी देखने को नहीं मिलता है, तो कि किसके नेतृत्व में, मतलब किसके देखरेख में उन्होंने पढ़ाई की थी। तो वेनसांग ने नालंदा में शीलभद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, शीलभद्र के अधीन पढ़ाई की थी वेनसांग ने। कहाँ पढ़ाई की थी, नालंदा में। नालंदा क्या था, नालंदा की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। हमने गुप्त वंश में देखा था। नालंदा में क्या होता था, नालंदा को ही महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, महायान बौद्ध धर्म का, ठीक है। नालंदा, वहीं पे शिक्षा प्राप्त की वेनसांग ने, किसके अधीन, शीलभद्र के अधीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पुलकेशिन द्वितीय से हार। देखिए पुलकेशिन द्वितीय से हारा था कौन, ये आपका हर्षवर्धन, तो उसी को पढ़ते हैं। नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य राजा, कौन से नदी के तट पर, ये इंपॉर्टेंट है ना, नर्मदा नदी के तट पर यहाँ पे युद्ध हुआ था चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में। तो उसमें यहाँ पे राजा हर्षवर्धन हार गए थे। इसका प्रमाण क्या है, रवि कीर्ति का एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख एक और हमने पढ़ा है, भानुगुप्त, सॉरी एहोल ने एगण अभिलेख, तो कंफ्यूज नहीं होना है। भानुगुप्त का एगण अभिलेख, भानुगुप्त का शासन क्या था, 510 ईस्वी। एगण अभिलेख क्यों फेमस है, क्योंकि भारत में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख हमको देखने को मिलता है भानुगुप्त के एगण अभिलेख में। एहोल अभिलेख क्यों फेमस है, ये राजा रवि कीर्ति का है एहोल अभिलेख। इसमें हमको पता चलता है कि जो हर्षवर्धन था पुष्यभूति वंश का, वो हार गया था चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से, ठीक है। कौन सी नदी के तट पर लड़ाई हुआ था, नर्मदा नदी के। इनकी किताबें कौन कौन सी हैं, देखिए कहा जाता है कि ये किताब मतलब किसी दूसरे लेखक ने लिखी थी, उनसे पैसा देके यहाँ पे हर्षवर्धन ने खरीदा था ये किताब, लेकिन कई जो विद्वान हैं वो इसके लेखक हर्षवर्धन को ही मानते हैं। तो जो मानते हैं हम उसी को लेके चलेंगे। तो हर्षवर्धन की फेमस किताबें कौन थी, संस्कृत में उन्होंने लिखा था नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये इनकी किताबें हैं। कौन कौन सी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। आगे चलते हैं, बाणभट्ट। बाणभट्ट जो हैं ये हर्ष के दरबारी थे। इन्होंने ही हर्षचरित और कादंबरी लिखी, काफ़ी फेमस है। बाणभट्ट किसके दरबारी थे, ये हर्षवर्धन के दरबारी थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, हर्षचरित और कादंबरी। हर्ष जो है हर 5 साल में प्रयाग में महामोक्ष परिषद, जो आगे चल के कुंभ का मतलब कुंभ की स्टार्टिंग ही इसी से माना जाता है, महामोक्ष परिषद से इसका आयोजन करवाते थे हर 5 साल में ना, ध्यान दीजिएगा 12 साल नहीं है, हर 5 साल में प्रयाग में महामोक्ष परिषद की स्थापना, स्थापना बोलता हूँ, आयोजन कौन करवाता था, हर्षवर्धन। इसी को यहाँ पे कुंभ की शुरुआत माना जाता है। मंदिर बनाने की शुरुआत कहाँ हुई, गुप्त काल में, ठीक है। लेकिन कुंभ का स्टार्ट माना जाता है महामोक्ष परिषद को। ये क्या होता था, ये हर 5 साल में आयोजित होता था। कहाँ आयोजित होता था, प्रयाग में, ठीक है, प्रयाग में आयोजित होता था। कौन करवाता था, हर्षवर्धन करवाता था, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही है, थैंक यू।